हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो यूपी पीसीएस मेंस पे डेडिकेटेड है एंड जो बच्चे यूपी पीसीएस का मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन से मैंने ट्रिक्स एंड रिसोर्सेज यूज़ करे जिससे कि मैंने 700 प्लस मार्क्स को स्कोर किया इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड ये रिसोर्सेज मुझे बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए हैं एंड मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अगर अपनी तैयारी को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो इन रिसोर्सेज को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेंस का एग्ज़ाम जब आप तैयार कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो आपको पता ही है कि आपके पास जो मेंस का सिलेबस है वो आपके पास हैंडी होना चाहिए। एंड मेरे पास भी वो सिलेबस मेरे साथ हमेशा रहता था। मैंने प्रिंट आउट निकलवाया हुआ था एंड उस प्रिंट आउट को मैं हमेशा दिखती रहती थी कि जब मैं सिलेबस अपना कंप्लीट कर रही थी कि मैंने ये टॉपिक्स कर लिए, ये टॉपिक्स नहीं करे हैं, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करके ये थोड़ा सा एनालाइज करके ये पता लगाया कि कौन से टॉपिक्स को मुझे पहले करना है एंड कौन से टॉपिक्स को बाद में करना है। तो पहली चीज़ तो आप ये ज़रूर करिएगा कि अगर आप अभी आई मीन टू से कि बहुत सारे बच्चे ये अभी होंगे ना कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना, रिवीजन मोड में अभी बहुत सारे बच्चे नहीं गए हैं। तो उस केस में भी आपको क्या करना है कि सिर्फ ये नहीं कि आप लैपटॉप पे अपना सिलेबस डाउनलोड करके रखा हुआ है, एक हार्ड कॉपी ज़रूर अपने पास रखिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी तो मेरे पास बहुत कम टाइम था। तो उस समय मुझे ये लगा कि मैं स्टैटिक पोर्शन तो किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी, कि मुझे उसके लिए बहुत सारा सोर्सेज मुझे पता था कि इनसाइट्स ऑन इंडिया है, विजन आईएएस है ना, क्योंकि जीएस तो ऑलमोस्ट सेम ही था। तो इसके लिए मुझे इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर प्रॉब्लम हो रही थी कि इतने टाइम से मैंने जो है करंट के जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे उनको कहीं पे भी कंपाइल नहीं किया हुआ था। तो मुझे ये था कि मैं अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट कैसे करूँगी, अपने आंसर का आंसर एनरिचमेंट कैसे करूँगी। तो वो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे। सो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ओनली आईएएस चैनल पे उस टाइम पे जो सर थे उन्होंने मेंस के लिए यूपी पीसीएस का मेंस भी शायद उसी समय होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया था कि GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए आंसर एनरिचमेंट्स के PDF उन्होंने शेयर किए हुए थे, जिसमें उन्होंने पूरे 1 ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, फिगर्स, डेटास, है ना, ये सब चीज़ें थी वो उन्होंने वहाँ पे लिखी हुई थी एंड वो PDF फॉर्मेट में था। एंड उसकी बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि उसमें जैसे GS1 का अगर कोई टॉपिक है तो उन्होंने टॉपिक के साथ उनका फिगर भी लिखा हुआ था। जैसे अगर मान लीजिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट है तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे हेडिंग था, उसका एक उन्होंने डेफिनेशन छोटा सा क्रिस्प सा दिया हुआ था एंड उसके साथ उन्होंने कुछ डेटास दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे वो PDF मिल गया था एंड बिलीव मी दैट PDF हैज़ हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि उस PDF से ही मैंने जितना भी करंट के जो डेटास थे, फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, है ना, और डायग्राम्स थे वो मैंने उस PDF से किए थे। नाउ अब बात आती है कि क्या अभी आप लोगों को वो चीज़ अवेलेबल होगी या नहीं। सो आई थिंक क्योंकि अभी UPSC का मेंस तो नहीं है तो इतना रिसेंट आपको नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर आप लोग चाहें तो ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल से सर ने मेंस के टाइम पे जो भी एनरिचमेंट के डेटास दिए हुए हैं वो अगर आपको लग रहा है कि कोई डेटा ऐसा है जो कि हाँ लास्ट ईयर ही आया था, ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर उससे यूज़ कर लीजिए। छोटी सी बहुत पतली पतली बुक PDFs होते हैं ऑलमोस्ट 20 पेजेस के, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। एंड मैंने क्या किया था, उनका हार्ड कॉपी निकलवा लिया था एंड जब भी मैं कोई भी आंसर राइटिंग करती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उन डेटास को इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं अपना ट्रिक बताऊँ आपको मेरे मेंस में अच्छा स्कोर करने का, तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने देखा कि उन्हीं डेटास को मैंने अपने ऑलमोस्ट तीनों GS के पेपर्स में यूज़ किया था। एंड कभी कभी देखिए आप लोग क्या होता है ना कि हम इतना सारा पढ़ के जाते हैं तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि वहाँ पे हम सारा ही लिख के आ जाएंगे। बट क्या होता है ना कि थोड़ा आप स्मार्टली काम करते हैं उस समय। मैंने एक चीज़ की थी कि जैसे मैंने कुछ ऐसा डेटा पढ़ा है जो कि मतलब बहुत अच्छा है, जैसे GDP का डेटा हो गया है ना, कि इतना % ऑफ GDP एग्रीकल्चर का है, इसमें इतना एग्रीकल्चर का इसमें पार्टिसिपेशन है, या फिर ये है। तो कुछ ऐसे जो कॉमन डेटाज होते हैं तो उनका क्या यूज़ होता है कि आप वो अक्रॉस द पेपर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने GS1 में भी उसको कहीं ना कहीं इंक्लूड करने किया, ठीक है, 2 में भी किया, 3 में भी किया। तो इस तरीके से
उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है लाइक मैंने जब दिया था तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हुई थी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स है, ठीक है, IMF की रिपोर्ट है, लाइक क्लाइमेट चेंज पे तो रिपोर्ट्स IPCC की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की कुछ डेटाज आते हैं, ठीक है, या पावर्टी एलिविएशन का कोई डेटा आया है। तो उस केस में क्या होता है ना कि समटाइम्स एग्ज़ाम के माहौल में इतना प्रेशर होता है कि हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ फैक्ट याद रह जाता है कि लाइक हाँ हमने ऐसा पढ़ा था, बट अब किस रिपोर्ट ने बोला था तो हमें एग्जैक्टली याद नहीं आता। ऐसा मोस्टली होता है। और आई थिंक जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं उनको तो ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होगी, लेकिन जो दे चुके हैं उन्हें पता होगा। तो उस केस में आपको थोड़ा सा स्मार्ट लाइक वर्क करना पड़ता है। तो आप एक काम करते हैं, मैंने जो अपनी तरफ से काम किया था कि अगर ऐसा कभी मेरे साथ हुआ कि मुझे कोई फैक्ट याद है लेकिन मैं भूल जा रही हूँ कि मुझे किस रिपोर्ट में मैंने ये याद किया था, तो समटाइम्स आई टुक द रिस्क एंड मैं एक लाइक वर्ल्ड बैंक था और मुझे वर्ल्ड बैंक की जगह IMF याद आ गया, तो मैंने उस जगह IMF ही लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको हर टाइम हेल्पफुल नहीं होगा, बट इन सम केसेस अगर आप सच में वो डेटा इतना इंपॉर्टेंट है या फैक्ट या फिगर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो उस आंसर में होना चाहिए और उस केस में आपको नहीं याद आ रहा है कि ये किस रिपोर्ट में लिखा था, तो आप थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं कि वहाँ पे आप कोई अच्छी लाइक इंस्टीट्यूशन का नाम लिख करके और उस डेटा को कोट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना कि आपका डेटा जो आप अंडरलाइन करके आएंगे वो हाईलाइट होगा एंड द एग्जामिनर विल सी कि आपने डेटा लिखा हुआ है। एंड देखिए इतनी सारी कॉपीज़ होती हैं, तो आपको सबको पता है कि एग्जामिनर हर कॉपी में जो हर डेटा लिखा हुआ है उसको क्रॉस चेक नहीं करने जा रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हैं आप एग्जामिनर को, ठीक है। ये चीट कोड्स होते हैं लाइक मेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल मगअप करके आप सब मगअप करके और बहुत सारा प्रोड्यूस कर देंगे तो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। इवन जब एग्ज़ाम का पेपर हमारे सामने आता है तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जो आया हुआ होता है वो भी आप भूल जाते हैं, ठीक है। इवन ब्लैंक हो जाते हैं वहाँ पे कि अब क्या लिखना है। पहला जब आंसर लिखने बैठते हैं तो आपका पेन नहीं चलता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है कि थोड़ा सा अपने आप को काम करिए, कंपोज करिए। एंड मैं बता रही थी कि जैसे कि आपने ये डेटा लिख दिया है ना और आपके पास रिपोर्ट का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो मेरे मेंस के एग्ज़ाम में मुझे बहुत हेल्पफुल रही थी वो ये थी कि जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने क्या किया था कि अपने पास ना एक लाइक बैग टाइप में ख़रीदा हुआ था, ठीक है। तो मैं वो आप लोगों को अभी दिखा दूँगी, ठीक है। उस बैग में मैंने क्या किया था कि जो भी मेरे GS 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसके साथ आपके अभी UP स्पेशल पेपर 1 है ना, पेपर जो कि GS 5 है, GS 6 है, तो मैंने क्या किया था उनको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स में मैंने उनके नोट्स को रखा हुआ था। एंड एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा जो सिलेबस है ना उसके जो आप नोट्स बनाएं वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए। यानी कि एक पेज में जैसे आपकी एक पेज होता है, ठीक है, जैसे तो उसमें एक फ्रंट होता है साइड एंड एक बैक साइड होता है ना। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए पावर्टी एलिविएशन है, अब ये टॉपिक तो काफ़ी वाइड है, ठीक है, और इसके बहुत सारे हॉरिजॉन्स हैं कि एग्जामिनर बहुत टाइप से इस पे क्वेश्चन बना सकता है। तो आपने कुछ लाइक उस पर नोट्स बनाए हुए हैं, तो मोस्टली वो नोट्स थोड़े बड़े होते हैं। लाइक केस कोई छोटा सा टॉपिक है तो उस पर क्या करिए, आप कोशिश करिए कि एकदम एक फ्रंट पेज पे ही वो आपका जो भी है सिलेबस जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब है कि जो नोट्स हैं वो क्रिस्प रखिए, ठीक है, छोटे से छोटा। एंड नोट्स में हमेशा कोशिश करिए कि एक डायग्राम इंक्लूड करिए, एक कोट इंक्लूड करिए, थोड़े डेटाज है ना, और थोड़ा सा एक ग्राफ ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए GS पेपर 1, 2, 3 इवन 4 भी आपको बहुत आसानी से कंटेंट ऑनलाइन मिल जाएगा। आप गूगल करिए, ठीक है, आप ChatGPT का यूज़ करिए, इवन आप YouTube का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का यूज़ करके अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए एंड उसको रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे GS 1 का नोट्स आप जब बना रहे हैं ना, तो वो एक जगह आप पेपर बाइंडिंग का यूज़ करके, पेपर बाइंडर्स का यूज़ करके उसको एक जगह रख लीजिए। एंड इसी तरीके से 2, 3, 4 यानी सबके नोट्स आपके अच्छी तरीके से प्रॉपरली अलग अलग होने चाहिए। इसका यूज़ देखिए, इसका यूज़ ये होता है कि अगर आप अलग नहीं करेंगे है ना, और आप बस नोट्स बनाते जा रहे हैं एंड एक ही जगह कंपाइल करते जा रहे हैं, तो जब आप मीन्स के एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपको रिवीजन करना होगा उस टाइम आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि नोट्स बनते 300, 400, 500 है ना, ऐसे 300
तक की पेजेस तक की नोट्स बन जाते हैं, 300 साढ़े 300 पेजेस के, ठीक है। और उस केस में क्या हो जाएगा ना, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि टाइम इसमें जा रहा है सेग्रीगेशन में। इससे बेटर है कि अभी आप बना रहे हैं तो उसको अभी से सेग्रीगेट करके रखिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल हुई थी, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम हॉल में जब मुझे मतलब एक दिन पहले रिवाइज़ करना था, तो मैंने क्या किया था कि उन सारे नोट्स को बस मैं तुरंत निकालती थी कि हाँ ये मेरा GS1 का नोट्स है, पूरा इतना बंडल रहता था, इतना कुछ, और फिर GS2 GS3 GS4, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी और हैंडी हो गया था। नेक्स्ट एक ट्रिक और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए मेंस का एग्ज़ाम जो होता है ना, वो आंसर राइटिंग पे ही लाइक इट इज़ ऑल अबाउट योर आंसर राइटिंग स्किल। अब आंसर राइटिंग स्किल में बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि उनको ये चीज़ फियर होती है कि लाइक व्हेन यू आर राइटिंग यू शुड राइट द एग्जैक्ट थिंग्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर मिस कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चंस छोड़ के आते रहते हैं। मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि आप जो है जिन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से आता है, जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, और हर सबके साथ ऐसा होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो लाइक 50% पेपर तो आपको पहले से आता होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं तो आपके पास 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इनके बारे में आपके पास अच्छा कंटेंट होगा, ठीक है, फैक्ट्स डेटा फिगर सब कुछ होगा। 50% पेपर होता है, उसमें भी आपका 30% ऐसा होगा जिसके बारे में आपने थोड़ा सा सुना होना होगा बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा, एंड कुछ उसके बाद 20% उसमें 2 4 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बाउंसर्स होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले देखिए ये गलती मत करिएगा कि आप फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक की आंसर्स लिखने बैठ जाएं, ठीक है। हमेशा जो आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं पहले उनको टाइम दीजिए, उनको अच्छा लिख के आइए, ठीक है। उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डेटा फिगर्स फैक्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ग्राफ्स डायग्राम्स मैप्स इन सब का यूज़ करके पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। देन उसके बाद जो आपने क्वेश्चन सिर्फ सुने हैं लेकिन उनके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो उनको आप अटेम्प्ट करिए और जितना आपको आता है उतना तो लिखिए, साथ में थोड़ा सा अपने आप से उसमें क्रिएटिव वहाँ पे हुई है, मतलब उसके आसपास भी पेरीफेरी में भी आप आंसर लिख के आएंगे ना तो वो भी चलेगा। फिर उसके बाद लास्ट में आप जो बाउंसर्स क्वेश्चन होते हैं ना उनको लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि इन केस मान लीजिए आपका इस पेपर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो कम से कम आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैम मेरा पेपर वो सारे मेरे क्वेश्चंस छूट गए जो मुझे आते थे। क्योंकि आई रिमेंबर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि GS पेपर 1 में मैंने भी ये गलती करी थी कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया एंड मैं लास्ट तक लिखती चली गई, ठीक है। और उस सिचुएशन में क्या हुआ था ना कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि अर्थक्वेक के ऊपर शायद क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है, हाँ, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन व्हाट इज़ अर्थक्वेक एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक काइंड ऑफ क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, जबकि वो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं एक बहुत कंटिन्यूटी में क्वेश्चन कर रही थी एंड लास्ट में मेरे पास टाइम ही नहीं बचा उसको अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा, जो चीज़ें आपको आती हैं पहले उनका। इसके अलावा एक बहुत बड़ा लाइक आजकल हो जाता है ना, जब मीन्स आने वाले होते हैं तो सारे यूट्यूबर्स आके कहते हैं कि डूज एंड डोंट्स एंड ये करिए वो मत करिए, ठीक है। तो इस जो ट्रैप में है ना उससे फंसने से बचिए। लाइक मैं भी इस ट्रैप में फंसी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि प्लीज़ किसी भी वीडियो को देख करके आप जो है ना अपना जो आपका खुद का बिलीफ है ना उसको चेंज मत करिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब मैं अपना मेंस देने जा रही थी तो मैं हमेशा से ही बॉल पेन से लिखती थी, ठीक है। तो मेरी तैयारी भी मैंने पूरे बॉल पेन से लिखी थी, मेरी नोट्स मेकिंग एंड एवरीथिंग आई हैव डन इन माय मतलब बॉल पेन में ही मैंने सारे नोट्स वगैरह लिखे थे। बट जब मैं मेंस देने जा रही थी तो मैंने एक वीडियो देखा था, शायद किसी टॉपर का था, UPSC टॉपर का था, एंड शी सेड कि शी हैव यूज्ड दैट V5 वाले जो नहीं पेन आते हैं जो तो मुझे लगा कि फिर मैंने और 2-4 वीडियोस देखे तो उन्होंने भी यही सब बताया हुआ था कि ये वाला जो है फाउंटेन पेन आपको यूज़ करिए। मैंने ये वाला फाउंटेन पेन यूज़ किया था, ये है वो है, तो मैं इतना मूव्ड हो गई उस चीज़ से दैट आई हैव चेंज्ड माय पेन, ठीक है। तो उसका जो लॉस है वो मैंने किस तरीके से झेला मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं पेपर 1 लिख रही थी तो स्टार्टिंग में तो ठीक है क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट रहता है एंड हाथ बहुत मतलब हाथ दर्द वर्द नहीं हो रहा होता है, एकदम फ्रेश आप लिख रहे हो। बट जब
पेपर लास्ट तक पहुंचा ना, तो मेरा हाथ मतलब इट वाज जैम, ठीक है। तो पूरी तरीके से मेरा हाथ रुक चुका था। अब मैं सोचूं कि मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि नेचुरल आपके हाथ को हैबिट ही नहीं है फाउंटेन पेन यूज़ करने की, ठीक है। आप हमेशा से ही बॉल पेन यूज़ करें, तो ये गलती मत करिएगा बिल्कुल भी कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपने जो है अपने बेनिफिट्स को अपना लॉस बना लें, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि अगर मैंने बॉल पेन से लिखा होता तो मैंने वो पेपर ज़रूर कंप्लीट कर दिया होता है। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपना बॉल पेन मैं इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई देखे, लेकिन उस टाइम पे सब लोग इतना ज़्यादा बिजी होते हैं वहाँ मेंस के आंसर राइटिंग के टाइम पे कि कोई किसी को देखता तक नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इससे पेन मांगूँ, ठीक है। एग्जामिनर जो सामने बैठे थे उन्होंने शायद मुझे देखा कि ये लड़की कुछ लग रहा है कुछ बोलना चाहती है, तो उन्होंने मुझसे भेज के मुझसे पूछा कि आप बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया कि सर मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपना यूज़ एंड थ्रो वाला पेन दिया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैंने पेपर किया। तो आई थिंक उस सारे उसमें हौच पौच में मेरा 5 से 10 मिनट वेस्ट हो गया था। एंड सम हाउ आई हैव ऑल्सो नॉट बीन एबल टू कम्प्लीटेड द पेपर, ठीक है। तो मैं अपना पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरे 2-2.5 क्वेश्चन छूट गए थे। अब वो 2-2.5 क्वेश्चन कौन से छूटे थे, शॉर्ट क्वेश्चन छूटे थे जिनको मुझे 5-5 मिनट देना था, एंड वो मुझसे छूट गया। बाहर आई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एंड बिलीव मी उसके बाद से मैं इतने सारे पेन खरीद के लेके गई थी, वो V7 V5 आई डोंट नो, है ना। तो मतलब मैंने 500 रुपये के वो पेन खरीदे थे। एंड अल्टीमेटली मैंने 5 रुपये के पेन से ही अपना एक 5 रुपये के पेन से मैंने अपने 4 के चारों GS पेपर लिखे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि जो आप अभी तक की कर रहे हैं उस पर ही स्टिक रहिए, ठीक है, और किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप मेंस का पेपर देने जाएंगे, ठीक है, तो अपने साथ अपने एक किसी फ्रेंड को या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूर लेके जाइएगा। बिकॉज क्या होता है ना कि 2 घंटे का गैप होता है दोनों पेपर्स के बीच में। एंड आई थिंक 5-10 मिनट आप क्लास से छूटेंगे, एंड उसके बाद आधे घंटे पहले आपको जाना होता है। तो 45 मिनट्स तो आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है। बचा आपके पास 1 घंटा 15 मिनट, उसमें बैग आप लेंगे तो 5-10 मिनट उसमें चला जाएगा। 1 घंटा होता है। उस 1 घंटे में अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप बहुत बड़ी समय में, क्योंकि फिर आपको खाना भी खाना है, ठीक है, रिवाइज भी करना है ना। तो इन सब से चीज़ों से बेटर है कि आपके साथ अगर कोई रहेगा तो आप उसको तुरंत बैग दे के जाएंगे, एंड जब आपको जाना भी होगा तो आप फिर से उनको बैग दे जाएंगे, है ना। तो वो बैग डिपॉजिट करने का जो टाइम होता है वो आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मेंस के बच्चे हैं, देखिए सबके कुछ वीकनेसेस होते हैं और कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं। लाइक मेरी वीकनेस थी कि जब मैं मेंस देने वाली थी तो आई डू नॉट हैव दी गुड कंटेंट, है ना। लेकिन मेरा जो स्ट्रेंथ था वो ये था कि मैं राइटिंग, मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी एंड मैं लिख बहुत अच्छा सकती थी, ठीक है। तो अगर मेरे पास कंटेंट होता था तो मैं अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लेती थी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती थी कि आप जो भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहले एनालाइज करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कंटेंट अच्छा है, आप बहुत अच्छा मगअप कर लेते हैं, मतलब मगअप इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। मगअप यहाँ पे भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेंस में देखिए मगअप ही करना पड़ता है आपको। एट द एंड वहाँ पे आप तो हर आंसर के पहले कुछ क्रिएटिव तो कर नहीं सकते वहाँ पे, कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया पावर्टी, तो अब आप पावर्टी पे कोई अपना खुद का कोट बनाने लगेंगे। वहाँ पे भी आपको मगअप करके ही जाना है, पावर्टी के ऊपर आपको एक कोट लर्न करना है, ठीक है, या फिर उसके ड्रॉबैक्स या फिर उसके पॉजिटिव्स जो भी हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या है, आपको लर्न करना है। तो अगर आप अच्छा लर्न कर लेते हैं और आपके पास अच्छा पावर है लर्निंग का, तो ये आपका पॉजिटिव है। एंड अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका वीकनेस है, ठीक है। तो क्या करना है कि अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके जाना है। यानी कि जब भी आप मेंस का आंसर मेंस लिखने जाएं उससे पहले आपको एटलीस्ट 2 पेपर पूरी तरीके से लिख के जाने हैं, और पूरी कोशिश करनी है कि आपको विद इन द टाइम कंप्लीट करना है पेपर। एंड 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले ही कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको फिर उसके बाद थोड़ा सा अंडरलाइनिंग वगैरह करेंगे ना जो आपका, या फिर अगर आपने कोई पेज छोड़ दिया है तो उस पर क्रॉस करना है आपको, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको करनी होती हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अपने जो वीकनेस है उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मैंने भी अपना मेंस लिखने से पहले अपने घर पे ही बैठ के कम से कम 4 से 5 जो थे पेपर पूरे लिखे थे, तब जाके मेरा वहाँ पे लाइक स्पीड बन पाई थी। एंड टाइम मैनेजमेंट फिर भी मुझसे नहीं हो पाया था, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें
चीज़ें हैं ध्यान रखनी है। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा मतलब आपको जो वहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि जब आप मेंस रिलेटेड होते हैं ना तो एग्ज़ाम हॉल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो आपके बहुत अच्छे पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने गुप्ता एज इज़ नोन एज़ द गोल्डन एरा ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया था, तो मैं बस तुरंत सुबह ही पढ़ के गई थी, तो मुझे लगा था वाओ ये तो मेरी मतलब बहुत अच्छी किस्मत है कि मुझे इतना अच्छा क्वेश्चन मिल गया। एंड उसके बाद क्योंकि मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता था तो मैंने उसमें लिखना शुरू किया एंड मैंने उस पे 15 मिनट वेस्ट कर दिया। मतलब मैंने उस एक आंसर को 15 मिनट में लिखा था, तो वो गलती नहीं करनी है। मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको उतना ही टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तभी आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। कि आपको पढ़ना है, दूसरा चीज़ है आपको लर्न करना है एंड तीसरा चीज़ है आपको रिवाइज करना है। तीनों ही चीज़ आपकी साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो एक इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं या फिर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अदरवाइज़ आई थिंक मैंने सारी चीज़ें ही आपके साथ शेयर कर दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो मेंस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।